हेलो फ्रेंड्स, मैं विपुल पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक में। आइए मैं पुनः आपके लिए कुछ 25 क्वेश्चंस लेकर सामने लाया हूं, तो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए हम पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, डीसी जनित्र का क्रांतिक प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दे दिया गया है। स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब स्पीड बढ़ेगी तो क्रांतिक प्रतिरोध आपका बढ़ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लैप वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या कितनी होती है? तो लैप वाइंडिंग में जितने पोल्स होते हैं उतने ही ब्रश हम यूज करते हैं, और ये वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वेल्डिंग जनरेटर में सामान्यतः होता है। तो वेल्डिंग जनरेटर में मैं अभी बताया आपको, वेल्डिंग जनरेटर में हम लैप वाइंडिंग का उपयोग करते हैं, क्योंकि लैप वाइंडिंग में करंट हाई होती है, वोल्टेज लो होता है, जिसके कारण हम वेल्डिंग कर लेते हैं। वेल्डिंग आपके लिए करंट की आवश्यकता है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। डीसी जनरेटर में प्रारंभ में प्राप्त होती है। आपको पता है डीसी जनरेटर के अंदर आर्मेचर होता है, और आर्मेचर में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो एसी होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है डीसी जनरेटर में प्रारंभ में प्राप्त होता है, सबसे प्रारंभ में आपका एसी प्राप्त होता है। कम्यूटेटर द्वारा हम उसको डीसी निकालते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5, डीसी शंट जनित्र में आर्मेचर धारा का मान होगा। तो शंट जनित्र की बात कर रहा है, जनित्र मतलब आईए निकल रहा है उससे, आर्मेचर से, और वही शंट में भी जा रहा है, वही लाइन में भी जा रहा है। तो लाइन और शंट दोनों का ऐड करके हम करंट को लिख सकते हैं कि आई ए है। तो यहाँ पे आर्मेचर धारा आपकी आई एल प्लस आई एस एच होगी। प्रश्न नंबर 6 देखिए। एक कम्यूटेटर में कुचालक प्रयोग होता है। कम्यूटेटर में जो कुचालक प्रयोग होता है, ना लकड़ी प्रयोग होती है, ना ग्लास, ना पीवीसी, हमारा क्या यूज होता है? माइका, मतलब अभ्रक। आपके कम्यूटेटर में कुचालक के रूप में अभ्रक का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, डीसी जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जनित्र हो, मोटर हो, ट्रांसफार्मर हो, इंडक्शन पे काम करते हैं। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, जबकि डीसी जनित्र किस पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। तो हमारा यहाँ आंसर सी सही है। सेकंड 8 नंबर हम क्वेश्चन देते हैं। डीसी जनरेटर को क्या कम करने के लिए भार के समीप लगाते हैं? आपको पता है आपके यहाँ कोई फंक्शन है तो जनरेटर आता है, तो वो डीसी जनरेटर होता है। अब उसको आप ज़्यादा दूर नहीं लगाते, गांव से बाहर थोड़ी ना लगाएंगे, आपके आसपास ही लगाएंगे। तो इसलिए उसको हम नज़दीक किस लिए लगाते हैं? तो आयरन लॉस तो आप चाहे दूर लगाओ चाहे नज़दीक। स्पार्किंग, ये भी कोरोना होगा तो वो सब जगह हो सकता है। लाइन अगर ज़्यादा लंबी है तो लॉसेज ज़्यादा होंगी, तो लाइन को नज़दीक करने के लिए हम जनरेटर को पास में लगाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। भार पर डीसी शंट जनित्र के टर्मिनल वोल्टेज, जब भार बढ़ेगा तो डीसी शंट जनित्र में टर्मिनल पर वोल्टेज क्या होगा? तो वोल्टेज थोड़ा सा घटेगा। इसका भी उपयोग हम किस में करते हैं? वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में करते हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, डीसी मशीन में उत्तेजक कुंडलियाँ कहाँ लगाई जाती हैं? तो जो एक्साइटेशन हम देते हैं वो पोल पर लपेटी जाती हैं। ये जो वाइंडिंग होती है वो पोल पर लपेटी जाती है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, डीसी जनित्र फ्लेमिंग के किस नियम का पालन करता है? तो ये तो कोई ऐसा पेपर ना हो जिसमें ना पूछा गया हो, बल्कि इस सब में पूछा जाता है कि डीसी जनित्र फ्लेमिंग के किस नियम का पालन करता है, या मोटर की बात की जाए, डीसी मोटर किस फ्लेमिंग के किस नियम का पालन करता है? तो यहाँ जनित्र लिखा है तो दाएं हाथ के नियम का पालन करता है, किसके? फ्लेमिंग के। और मोटर लिखा हो तो मोटर हमारा बाएं हाथ के नियम का पालन करता है। बट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 11 का ए राइट आंसर होगा। चलिए हम 12th नंबर देखते हैं। डीसी मशीन प्रायः अधिकतम दक्षता देता है।
तो मैक्सिमम इफ़िशियंसी के लिए हम क्या करेंगे, लगभग उसको पूर्ण लोड पर चलाएंगे। अगर पूर्ण लोड पे हमारा मोटर चल रहा है, मशीन चल रही है, तो वो अधिकतम दक्षता देगी। डीसी जनित्र में अंतः ध्रुव की कुंडलियाँ संयोजित की जाती हैं। जो इंटरपोल होते हैं वो हमारे आर्मेचर के श्रेणी में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर हमारा सी सही राइट आंसर होगा। 14 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। एक किलोवाट क्षमता के उत्तम प्रकार के जनरेटर में संपूर्ण हानियाँ लगभग होंगी। अब यहाँ पे शब्द 1 किलो से मतलब नहीं है, यहाँ पे उत्तम से मतलब है। उत्तम का मतलब हो गया कि उसके लॉसेज कम से कम होने चाहिए। अब कम से कम यहाँ पे 100 वाट लिखा है, 200 वाट लिखा है, 500 वाट लिखा है, 50 वाट। तो आप देख सकते हैं कि कम से कम होना चाहिए उत्तम के लिए। इस वजह से यहाँ पे हानियाँ 1 किलोवाट के लिए 50 वाट होगी। इनमें से कौन सी डीसी मशीन का भाग नहीं है? तो योग तो डीसी मशीन का भाग है। ब्रश भी डीसी मशीन में यूज किया जाता है। और बाल बियरिंग जो शाफ्ट चलता है उसको घुमाने के लिए बाल बियरिंग का भी उपयोग करते हैं ताकि फ्रिक्शन लॉस कम हो। तो यहाँ ब्रीदर हम यूज नहीं करते क्योंकि ब्रीदर हमारे ट्रांसफार्मर का एक पार्ट है जो नमी को सोखने का काम करता है और ये कंजर्वेटर टैंक में लगाया जाता है। चलिए आइए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। यदि शंट जनित्र में गति बढ़ा दी जाए तो क्रांतिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अगर याद हो तो हमने बताया था क्रांतिक प्रतिरोध गति के स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर गति आप बढ़ा रहे हैं तो क्रांतिक प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। ओमिक लॉस को और किस नाम से जानते हैं? ओमिक का मतलब हो गया आई स्क्वायर आर से। आई स्क्वायर आर किसका होता है? कॉपर लॉस का, क्योंकि आयरन का तो होता नहीं। एडी करंट आयरन लॉस का ही एक पार्ट है, हिस्टेरिसिस आयरन लॉस का ही एक पार्ट। तो हमारा कॉपर लॉस यहाँ पे ओमिक लॉस कहलाता है, या ओमिक लॉस को पूछा जाए तो कॉपर लॉस आप कहेंगे। घूर्णन में ध्रुवों की संख्या घटने पर चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको पता होगा सिंक्रोनस स्पीडीनेस इज इक्वल टू 120 F/P। मतलब स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पोल की। अब पोल आप घटा रहे हैं तो स्पीड बढ़ेगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19। डीसी मशीन में ब्रश संपर्क लॉस है। डीसी मशीन में ब्रश संपर्क लॉस है तो धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात धारा बढ़ेगी तो ब्रश पे लॉसेज बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखते हैं। निम्न में से किसके साथ आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण फ्लक्स में कमी होती है? तो अगर यहाँ पे स्पीड कम कर दी जाए तो फ्लक्स बढ़ जाता है। मतलब फ्लक्स बढ़ेगा तो स्पीड कम हो जाएगी और फ्लक्स घटेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। बट यहाँ पे अगर आघूर्ण कम हो रहा है तब भी फ्लक्स में कमी आएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, घटते हुए आघूर्ण के कारण। अगला क्वेश्चन 21 क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 21। एक मोटर की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। ये न्यूमेरिकल आपके सामने है। इन टाइप के नॉर्मल क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं तो आप इस पर भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। एक मोटर की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और चाल 500 RPM होने पर कितने ध्रुवों की आवश्यकता? पोल पूछ रहा है, अभी मैंने बताया सिंक्रोनस स्पीड इज इक्वल टू 120 F/P। एफ भी दे रहा है, NS भी दे रहा है और P आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे 12 पोल की आवश्यकता होगी। आप इसे सॉल्व कीजिएगा। प्रश्न नंबर 22। डीसी मशीन में इंटरपोल का आकार शंक्वाकार होता है, जिससे इंटरपोल जो हम यूज करते हैं वो शंक्वाकार का ही होता है, जिससे क्या चीज़ कम होता है? तो यहाँ पे लिखा है संपूर्ण भार कम हो जाता है। भार आप इंटरपोल लगा रहे हैं तो भार तो बढ़ जाएगा। फिर लिखा है इंटरपोल में संतृप्तता कम हो जाती है, मतलब सेचुरेशन जो है इसका कम हो जाता है। तो यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि सस्ता तो हो नहीं जाएगा। इंटरपोल आप अलग से लगा रहे हैं तो वो तो बढ़ेगा ही, और दिक् परिवर्तक का त्वरण बढ़ जाएगा। ये भी नहीं सही। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? बी राइट आंसर होगा कि यदि हम इंटरपोल में क्या कर रहे हैं, इंटरपोल का आकार शंक्वाकार कर रहे हैं तो उससे
संतृप्तता कम हो जाती है। चलिए आज देखते हैं 23 क्वेश्चन नंबर। 1000 आरपीएम पर चलने वाले शंट जनरेटर में 100 वोल्ट ईएमएफ उत्पन्न होता है। चाल को बढ़ाकर 1200 आरपीएम करने पर कितना ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो आपने पढ़ा होगा ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, मतलब E2/E1 = N2/N1। हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और तिर्यक गुणा करके हम इसको E2 की वैल्यू निकालेंगे, 120 वोल्ट आएगी। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिंपल यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर 1000 पे 100 वोल्ट था तो 1200 पे वो 120 वोल्ट हो जाएगा, बढ़ेगी। तो यहाँ पे 23 का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं 24 क्वेश्चन। इंटरपोल वाइंडिंग किस में जुड़ी होती है। तो इंटरपोल वाइंडिंग आपकी आर्मेचर के श्रेणी में जुड़ी जाती है। निम्न में से कौन सा डीसी जनरेटर आर्क वेल्डिंग में कार्यरत है। 25 क्वेश्चन हम लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा डीसी जनरेटर आर्क वेल्डिंग में कार्यरत है। तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर हम ज़्यादातर किस में यूज करते हैं, आर्क वेल्डिंग में। सीरीज मोटर हम यूज करते हैं ट्रैक्शन में, मतलब ट्रेन के चालन में हम ज़्यादातर सीरीज मोटर का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे हम आर्क वेल्डिंग की बात करेंगे तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर हम इस यूज करते हैं। तो आपका आज का सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।